तो वीडियो का थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को यूज़ करना सिखाने वाला हूँ अपने टमक एप्लीकेशन के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो मैं काली नेट हंटर को यूज़ कर रहा हूँ अपने टमक एप्लीकेशन में, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए हमें मेटास्प्लॉइट यूज़ करने में। तो आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हो। मैंने आप लोगों को 2 वीडियो मैंने पहले ही बताई हुई हैं और इसमें ट्यूटोरियल में आप लोगों को सिखाया है कैसे आप लोग मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर सकते हो। एक वीडियो है जो मैंने बहुत पहले डाली थी, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को 2 तरीके बताए हैं डाउनलोड करने के। तो एक तरीके में तो मेरे ही मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हुआ था, जो आप देख सकते हैं क्यों नहीं हुआ, उसका सारा सब कुछ मैंने बताया है। कंपेटेबिलिटी नहीं थी मेरे एंड्रॉयड मोबाइल में, तो उसकी वजह से मेरा ये जो मैंने आप लोगों को टमक एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना सिखा रहा था वो नहीं हुआ था मेरे मोबाइल में। और लोगों के मोबाइल में हो गया तो कोई मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मेरे में नहीं हुआ था। मैंने आप लोगों को सिंपली बताया था, उस वीडियो को आप देख सकते हो। आई बटन में लिंक मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। सेकंड वीडियो मैंने उबंटू जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैंने टमक एप्लीकेशन में उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन को भी इंस्टॉल करना सिखाया है और उसमें उसके अंदर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कैसे इंस्टॉल करना है बिना किसी एरर के ये भी बताया है। तो आप लोग उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल या फिर यूज़ करते हो तो उसमें भी आप लोग मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में काली नेट हंटर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे मेटास्प्लॉइट जो फ्रेमवर्क होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉल मिलता है, मुझे कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे टूल पैकेजेस मुझे पहले से इंस्टॉल मिलते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे आती है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को स्टार्ट करने की। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सिंपली आप लोगों को अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में, मतलब ये कमांड प्रॉम्प्ट है, इसमें मैं सिंपली लिखूंगा MSF कंसोल। तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, हमारा मेटास्प्लॉइट को सिंपली बिना किसी एरर के स्टार्ट कर देगा यदि आप लोगों के में ये इंस्टॉल है। अगर आप लोग काली नेट हंटर रूटलेस वाला, मैं रूटलेस की बात कर रहा हूँ, मैं रूट वाला बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर रूटलेस का भी यूज़ कर रहे हो तो आप लोग सिंपली यही कमांड टाइप करनी है और आप लोगों में भी ये स्टार्ट हो जाएगा। एक बड़ा टूल है और थोड़ा सा पावरफुल टूल है, उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज, पैकेजेस और बहुत सारे टूल की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। तो उसको स्टार्ट होने में, तो जब तक हमारा मेटास्प्लॉइट स्टार्ट हो रहा है मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है फ्रेमवर्क और टूल में क्या अंतर होता है, क्यों मेटास्प्लॉइट को फ्रेमवर्क बोला जाता है और क्यों हम जो नॉर्मल टूल्स होते हैं उनको टूल्स बोलते हैं? यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, बट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों मेटास्प्लॉइट को फ्रेमवर्क कहते हैं हम और नॉर्मल टूल्स को जैसे Nmap, हाइड्रा, इनको टूल्स बोलते हैं। तो सिंपली सा जो मैंने इसके बारे में जब मैंने रिसर्च की तो मुझे देखो थोड़ा बहुत तो मुझे भी लग रहा था कि क्यों मेटास्प्लॉइट को फ्रेमवर्क बोलते हैं, जितना मैंने पढ़ा। तो उसमें बताया गया कि जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनके अंदर जो, जैसे आप टूल मानो Nmap टूल है, तो Nmap टूल में सिर्फ आप स्कैनिंग कर सकते हो। क्या सिर्फ आप स्कैनिंग कर सकते हो, मतलब पोर्ट्स, सर्विसेज, इनको स्कैन, उसमें सिर्फ एक ही टास्क, एक ही फंक्शनलिटी है स्कैनिंग की। तो मेटास्प्लॉइट इसलिए हम सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करने के लिए हम किसी चीज़ सॉफ्टवेयर का मतलब निर्माण करते हैं तो हम उसको बोलते हैं टूल्स। सिंपली एक मान लो जैसे कि आप लोग मान लो क्या Nmap या हाइड्रा टूल है तो वो ब्रूट फोर्सिंग के लिए, तो सिर्फ उसमें आप ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हो, उसमें स्कैनिंग नहीं कर सकते। हाइड्रा टूल की वजह से आप स्कैनिंग नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग उसको सिर्फ टूल बोलोगे। ब्रूट फोर्स के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जैसे हमने टूल कहा। बट जो मेटास्प्लॉइट है या मेटास्प्लॉइट जैसे और भी टूल्स, मतलब और भी फ्रेमवर्क्स हैं, तो भी क्या करते हैं, जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क होता है वो सिर्फ एक काम नहीं करता है या फिर एक टास्क के लिए सिर्फ नहीं होता। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में आप लोग यहाँ पे जनरेट भी कर सकते हो, मतलब मेटास्प्लॉइट के अंदर आप लोग पेलोड्स भी जनरेट कर सकते हो, एक्सप्लॉइट भी जनरेट कर सकते हो। इसकी वजह से आप लोग एक्सप्लॉइट परफॉर्म भी कर सकते हो। इसमें आप लोग पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी कर सकते हो, इसमें आप लोग स्कैनिंग भी कर सकते हो और इसमें आप लोग इनकोडिंग भी कर सकते हो, डिकोडिंग भी कर सकते हो, और भी कई काम है इसमें आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो मेटास्प्लॉइट के अंदर सिर्फ एक टास्क नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस टूल को नहीं बनाया गया है। इसके अंदर आप लोग वेरियस टास्क और फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकते हो, इसलिए मेटास्प्लॉइट को फ्रेमवर्क कहा जाता है। और नॉर्मल जो एक ही स्पेसिफिक काम के लिए जैसे Nmap, हाइड्रा या फिर FF, ये जवार वगैरह टूल है, ये सिर्फ इसके लिए यूज़ होते हैं। तो इसलिए हम मेटास्प्लॉइट को फ्रेमवर्क बोलते हैं और इन्हीं जैसे जिनमें भी हम एक से ज़्यादा कुछ काम कर सकते हैं उनको फ्रेमवर्क बोलते हैं। फ्रेमवर्क की जगह स्वीट्स भी बोलते हैं कुछ लोग। क्यों मेटास्प्लॉइट को फ्रेमवर्क कहा जाता है और नॉर्मल टूल्स को टूल्स, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब जैसे कि देख रहे हैं इस मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। इसका कारण हो सकता है मेरे मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो, या फिर हो ये टूल ही ये क्या करता है, बहुत स्लो वर्क करता है, क्योंकि इसकी जो फाइल्स, लाइब्रेरी और बहुत सारी जो इसकी डिपेंडेंसीज हैं उनको स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे हमारा जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को ये दिख रहा है ग्राफिक्स टाइप, ये इसका बैनर है, इसको हम बैनर बोलते हैं। किसी भी टूल या पैकेजेस या फिर फ्रेमवर्क का जो स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखता है उसको बैनर कहा जाता है। ये सिर्फ यूज़र इंटरफेस को अच्छे से दिखाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मेटास्प्लॉइट की कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो की जाएगी। तो यहाँ पे मेटास्प्लॉइट और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्जन 6.1.0
-dev। तो ये न्यूएस्ट वर्जन है मेटास्प्लॉइट का, ये बिल्कुल न्यू वर्जन है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। तो इसको आप लोग जब मतलब अगर आप इससे पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो इसको आप अपडेट कर लो। तो इसमें क्या होगा, अपडेट करने से क्या होगा कि इसके जो आप लोग देख रहे हो 2157 एक्सप्लॉइट्स यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। और अगर इससे पुराना वाला कर रहे हो तो आप लोगों को इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को नए नए जो एक्सप्लॉइट्स हैं, ऑक्सिलरीज हैं, पोस्ट एक्सप्लॉइट्स, पेलोड्स, इनकोडर्स, नूब्स, इविजन्स, इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। फंक्शनलिटी ऑप्शंस भी कह सकते हो, ये सारे आप लोगों को बड़े हुए मिलेंगे, इसमें ज़्यादा ऐड किए गए हैं। तो ये जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है ये रैपिड 7 नाम की कंपनी के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो इसका यूज़ हम ओपन सोर्स है ये टूल, और इस टूल को आप लोग बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो जैसे हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्लॉइट्स मिल जाएंगे, ऑक्सिलरी, इन सब टर्म्स को मैं आपको समझाता हूँ सिंपली बारी बारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लॉइट्स। एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं? एक्सप्लॉइट एक कोड होता है जो किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। एक पर्टिकुलर कोई भी लैंग्वेज उसमें ऐसी नहीं है कि इसी लैंग्वेज में बस लिखा जाएगा। एक्सप्लॉइट को आप समझ सकते हो एक कोड लैंग्वेज है, मतलब एक कोड है जिसकी वजह से आप किसी भी वल्नरेबिलिटी को मतलब रियली में एक्सप्लॉइट मतलब उसको हार्म कर सकते हो। मतलब हार्म नहीं कहूँगा, मान लो किसी सिस्टम में या मान लो विंडोज़ 7 में एक एटर्नल ब्लू नाम की एक वल्नरेबिलिटी है जो एसएमबी जो होते हैं, सांबा यूज़र्स, सांबा जो सर्विस होती है उसको एक्सप्लॉइट करती है। एक्सप्लॉइट मतलब होता है उस सिस्टम में एक्सेस बनाना। एक्सप्लॉइट का मतलब यही समझो आप लोग। ओके, तो अगर उसमें वल्नरेबिलिटी है तो उसमें कोड लिखा जाएगा, उसको एक्सप्लॉइट कहेंगे हम। एक कोड लिखा जाएगा जिसको वो ट्रिगर करेगा और उस वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके हम उस सिस्टम में एक्सेस ले सकते हैं। तो उसको हम एक्सप्लॉइट का सिंपल सा मतलब है एक कोड, एक ऐसा प्रोग्राम जिसको लिखा गया हो किसी भी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। सिंपल इतना सा मतलब है एक्सप्लॉइट का। सेकंड है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को आप सिंपली स्कैनिंग समझो। आप लोग ऑक्सिलरी स्कैनिंग की तरह यूज़ होता है, जैसे एनमैप में आप लोग स्कैनिंग करते हो तो बस ऑक्सिलरीज में क्या होता है, आप लोग एक पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी उस सिस्टम में प्रेजेंट है या नहीं उसको स्कैन कर सकते हो। जैसे विंडोज 7 एक मैं सिस्टम रन कर रहा हूँ, अपना पीसी है मेरे में विंडोज 7 रन कर रही है, तो मैं एक ऑक्सिलरी होगा एटर्नल ब्लू नाम की एक ऑक्सिलरी स्कैनर होगा, स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग पेलोड्स वगैरह होंगे, उनकी मदद से हम स्कैन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है एटर्नल ब्लू से कहीं वर्नेबल तो नहीं है। अगर होगा तो हम उसको फिक्स कर लेंगे और इससे हम एक्सप्लॉइट होने से बच जाएंगे। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशंस, यहाँ पे पोस्ट पर लिखा है बट इसका मतलब पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का मतलब इसका समझो, सिंपली आप एक सिस्टम है, उस सिस्टम में अपने लोगों ने एक्सप्लॉइट की एक वल्नरेबिलिटी मिली, एटर्नल ब्लू जो हम ले रहे हैं, एटर्नल ब्लू नाम की एक वल्नरेबिलिटी मिली जिसकी वजह से हमने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया और हमने किसी और के सिस्टम्स को ओके तो मैंने एक सिस्टम में एक्सेस ले लिया है। तो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या है, तो एक्सेस लेने के बाद हमारे पास जो हम मतलब जो हम बनेंगे यूज़र, तो शायद हो सकता है हम एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र ना हो, नॉर्मल यूज़र हो, मान लो बॉबी नाम का यूज़र हो और उसका जो सबसे बड़ा यूज़र है उस सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है। तो हम पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की मदद से हम क्या है सबसे बड़े यूज़र का एक्सेस ले सकते हैं। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के कोड को। ये सारे कोड्स होते हैं, ये सारे प्रोग्रामिंग होती हैं जो इसके अंदर दी गई हैं, जो मतलब हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मेटास्प्लॉइट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये ऑटोमेशन। और हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सप्लॉइट प्रेजेंट हैं हमारे पूरे इंटरनेट पे पब्लिकली, उनको यूज़ कर सकते हैं हम अपने सिर्फ डिवाइस की मदद से, जो सिंपल आप डिवाइस देख रहे हो एंड्रॉइड मोबाइल या फिर अपने डेस्कटॉप की मदद से। देन सिंपली हम बात करते हैं पेलोड्स की। पेलोड्स को मतलब आप सब जानते होंगे, एक ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा एक एप्लीकेशन या फिर EXE या कोई भी सॉफ्टवेयर टाइप का हो सकता है। प्रोग्रामिंग होती है ये भी। प्रोग्रामिंग हम ऐसी नहीं करते वो सी लैंग्वेज वाली, सिंपली हम कमांड्स टाइप करते हैं, वो ऑटोमेटिक अंदर से ही ऑटोमेटिक एक पेलोड बना देगा जिसको हम अगर किसी को पास करेंगे तो वो फिर वही सिस्टम एक्सेस बना सकते हैं। पेलोड्स का मतलब इतना। इनकोडर्स का मतलब हम इनकोड कर सकते हैं जिससे जो हमारे एंटीवायरस होते हैं या फिर जितने बड़े बड़ी कंपनी के एंटीवायरस हैं, जैसे आप लोग एक दो नाम जानते होंगे, जैसे मैक्स 360 हैं या फिर जितने भी मैक फ्री हैं, जितने एंटीवायरस होते हैं, उन सबको बाईपास करने के लिए हम पेलोड्स में इनकोडर का यूज़ करते हैं। नीचे के आप देख रहे हैं इनकोडर्स, नूब्स, इविजन, इनका आप यूज़ ज़्यादा नहीं करोगे इसलिए इतना सब यूज़ नहीं होता। बट ऊपर के जो तीन दिख रहे हो आप लोग, चार एक्सप्लॉइट्स, ऑक्सिलरीज, पोस्ट और पेलोड्स, इनको ज़्यादा यूज़ करोगे। नूब्स, इनकोडर्स और इविजन एक टाइप लगभग सेम ही वर्क करते हैं, ये सब इनकोड करने के लिए और एंटीवायरस को बाईपास करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सिंपल इतना मतलब समझो इसका आप। देन इसका हम हेल्प मेन्यू प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है हेल्प मेन्यू प्रिंट करने का। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है हेल्प। तो हेल्प टाइप करने के बाद आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, मैं आप लोग सिंपली बता देता हूँ। तो मैं ऊपर चलता हूँ, तो यहाँ पे हमको बहुत बड़ी मतलब हेल्प मेन्यू दी जाएगी। तो यहाँ पे जो हेल्प मेन्यू आपको प्रिंट कर रही है, जब आप लोग एक्सेस ले लोगे किसी सिस्टम का इसकी मदद से, तो हमको कमांड टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हमने किसी सिस्टम में एक्सेस लिया तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कमांड देंगे। तो यहाँ पे बैनर टाइप कर रहे हैं हम, तो बैनर मतलब ये बैनर ये है, बैनर ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पे ये अभी हम जो ऊपर वाली दिख रहे हैं ये वाली,
ये हमारी मेटास्प्लॉइट जो बिना किसी एक्सेस लिए इसको यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे बैनर टाइप करेंगे तो जैसे क्लियर करता हूँ, ओके, यहाँ पे क्लियर कर दिया। यहाँ पे हमारा बैनर चला गया है, यहाँ पे हम करते हैं बैनर। ये कमांड है मेटास्प्लॉइट की ही, यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे हमें बैनर शो कर देगा। तो ये बैनर आ गया हमारे पास। इसमें बैनर बदलते रहते हैं प्रोग्रामिंग के हिसाब से। ओके, तो ये हमारा बैनर हो गया। फिर से हम हेल्प करते हैं, तो हम फिर से ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे जो कमांड दिख रहे हैं ये मेटास्प्लॉइट की कमांड है, जिसकी मैं अलग अलग यूज़ कर सकते देख सकते हो। सारी बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो जाएगी। CD चेंज डायरेक्टरी कलर कर देगा, ये कनेक्ट करने के लिए है। डीबग एग्जिट हो जाएगा यहाँ से। फीचर्स के लिए गेट जी, ये सारी आप धीरे धीरे जब यूज़ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ आएंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ नहीं बताऊँगा, जो मेन है उनको मैं बता दूँगा। तो सिंपली यहाँ से हम सबसे आप लोग हेल्प मेन्यू पढ़ सकते हो, बहुत बड़ी और सिंपली बता देगा ये आप लोगों को कैसे कैसे यूज़ करना है। सिंपल सा इंटरफेस है हेल्प। तब हम सबसे पहले जो कुछ कमांड्स हैं जिनका यूज़ आपको बहुत ज़्यादा आएगा और उसको बताना मेरा धर्म है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक कमांड है सर्च, तो सर्च भी एक कमांड है मेटास्प्लॉइट की ही। तो हम यहाँ पे मान लो सर्च करना है एक्सप्लॉइट्स को। मान लो आप लोगों को एक वल्नरेबिलिटी मिली, आप लोगों ने स्कैन की और एक वल्नरेबिलिटी मिली, जो एटर्नल ब्लू नाम की एक वल्नरेबिलिटी लेकर हम चल रहे हैं। तो हमें यहाँ सर्च करना है कि हमारा जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है उसमें उस वल्नरेबिलिटी के लिए कोड है या नहीं। हम यहाँ पे कोड फाइंड करते हैं कि उसकी मदद से हम किसी भी सिस्टम में एक्सेस बना सकें। तो यहाँ पे मैं सर्च कमांड का यूज़ करूँगा और यहाँ पे हम करेंगे एक्सप्लॉइट्स। आपको टाइप करना पड़ेगा आप लोगों को क्या चाहिए, एक्सप्लॉइट्स चाहिए, ऑक्सिलरीज चाहिए, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन चाहिए, क्या चाहिए। मैंने एक्सप्लॉइट लिखा और यहाँ पे उस एक्सप्लॉइट का नेम यदि आपको पता है उसमें किस टाइप की वल्नरेबिलिटी है या फिर कौन सी सर्विस में वल्नरेबिलिटी है वो सब टाइप कर दो, या फिर CVE नंबर डाल सकते हो आप। ऐसे सर्च करने के भी कई तरीके हैं। तो सिंपली एक वल्नरेबिलिटी का नाम मुझे पता है, उसको मैं डाल देता हूँ और इसका ये मतलब इस वल्नरेबिलिटी का नाम से ही इसमें एक्सप्लॉइट प्रेजेंट है। एटर्नल है, ये मैंने एथर लिख दिया है, एटर्नल TER एटर्नल है। एटर्नल ब्लू नाम की वल्नरेबिलिटी का नेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये किया सर्च एक्सप्लॉइट्स एटर्नल ब्लू। तो यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी का नेम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ दो मॉड्यूल्स हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं, मतलब यहाँ पे मिला है हमें। यहाँ पे जो रिजल्ट मिला हुआ है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आएगा एक्सप्लॉइट। आप लोग जो भी सर्च करोगे सबसे पहले यहाँ पे आएगा ये। इससे आपको पता चल जाएगा ये मॉड्यूल किस बारे में एक्सप्लॉइट है। कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सिलरी भी है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी भी है और एक्सप्लॉइट दोनों प्रेजेंट दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे आप लोगों को सिंपली सब कुछ यहीं पे डिस्क्लोजर ने डेट बताएगा, रैंक बताएगा, चेक डिस्क्रिप्शन बता देगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वल्नरेबिलिटी जो हम सर्च कर रहे हैं वही है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप देखोगे एक्सप्लॉइट है कि नहीं। ये एक्सप्लॉइट है हमारे पास, विंडोज़ का है, विंडोज सी सिस्टम चाहिए। SMB जो मैंने आपको बताया था SMB सर्विस में इसका एक्सप्लॉइट है, वल्नरेबिलिटी है। और ये इसका नेम है MS17 और ये -10 010 PSX और नॉर्मल यस। यहाँ पे देख सकते हैं MS10 ये नेम है वल्नरेबिलिटी का। एटर्नल ये लिखा हुआ है, एटर्नल ब्लू। और यहाँ पे एटर्नल सिंग्रीन्स, एटर्नल चैम्पियन, SMB रिमोट विंडोज़ कोड एग्जीक्यूशन। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन नाम की इसमें वल्नरेबिलिटी। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन क्या होती है, इसकी मदद से आप लोग सिस्टम का एक्सेस ले सकते हो। यदि ये नहीं होती, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन नहीं होती, इसकी जगह होती DDoS, तो इससे आप लोग सिस्टम का एक्सेस नहीं ले सकते। इसका मतलब सिंपली है। तो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ज़रूरी है उस वल्नरेबिलिटी में प्रेजेंट होना। तो सिंपली हमने फाइंड कर लिया है एक्सप्लॉइट हमारे मेटास्प्लॉइट में। तो मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हो इस टूल की मदद से। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल गया है ऑक्सिलरी। तो इस ऑक्सिलरी की मदद से आप लोग अपने सिस्टम में ये यूज़ करोगे तो इसकी वजह से आप पता कंफर्म कर सकते हो कि आपके में ये वल्नरेबिलिटी रियली में एग्जिस्ट करती है या फिर आप लोगों को फॉल्स पॉजिटिव मिला है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब इतना होता है कि दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है, इतना मतलब आप समझो। तो इसकी वजह से आप लोग बिल्कुल चेक कंफर्म कर सकते हो कि ये वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है। अब इस एक्सप्लॉइट को हमें यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करने के लिए सिंपली यूज़ कमांड ही यूज़ करेंगे हम। तो यूज़ लिखना है सिंपली, या तो आप लोग इसको पूरा कॉपी कर लो, ये वाला आपको मॉड्यूल का नेम आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आप एंटर कर दोगे तो भी ये ले लेगा, मतलब ये यूज़ मतलब सिलेक्ट कर लेगा इसको। ये सिलेक्ट हो चुका है हमारा। नहीं तो आप इसको बैक करता हूँ मैं वापस जाने के लिए। बैक कमांड का यूज़ करेंगे हम बैक वापस जाने के लिए। सिंपली मैं कमांड भी बताता जाऊँगा साथ में, आप देख सकते हैं। देन इसके बाद यूज़ कमांड ही लिखोगे और इसके बाद आप लोग इस मॉड्यूल का नंबर भी दे सकते हो। मॉड्यूल नंबर क्या है 0, हमें 0 यूज़ करना है तो यही सिलेक्ट कर देगा सेम। तो ये सिलेक्ट हो गया दोनों। देन इसके बाद हमें इसके अंदर हमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स या क्या क्या डिटेल्स हमें यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, इसके ऑप्शंस जानने के लिए हम ऑप्शंस कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे ऑप्शंस, या तो आप ऑप्शंस कमांड भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस लिखा मैंने तो भी ये दिखाएगा हमें यही सब मतलब डिटेल्स दिखाने का डिटेल्स। देन शो ऑप्शंस भी क्लिक करोगे तो आप लोगों को यही ऑप्शंस का हमें बैनर मिलेगा।
शो ऑप्शंस कमांड भी यूज़ कर सकते हो और ऑप्शन कमांड भी यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हैं हमारे वो सेम डिटेल मिली है। तो मैं आप लोगों को सेम साथ साथ में आप लोगों को सारे जो यूज़ होने वाली जितनी भी कमांड्स है वो भी बताता जा रहा हूँ। तो इसके बाद ये जो हमारी जो दिख रही है आप लोगों को इस एक्सप्लॉइट में हमें क्या क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग यहाँ से देख सकते हो रिक्वायर्ड से। तो रिक्वायर्ड ऑप्शन से आप यहाँ पे समझ सकते हो और देख सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शंस या फिर आर्गुमेंट आप लोगों को यहाँ पे सेट करने हैं। तो यहाँ भी यस लिखा रहेगा, वहाँ पे आप लोगों को वैल्यू सेट करनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यस ये पहले सेट है, यहाँ पे यस लिखा है, ये यस लिखा है आर होस्ट, देख सकते हैं ये आर होस्ट मिल गया हमें। तो यहाँ पे यस वैल्यू लिखी हुई है, जो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू यस है, बट यहाँ पे सेट नहीं है वैल्यू। तो इसको सेट करने के लिए सिंपली आर होस्ट को कॉपी करेंगे हम, इस आर्ग्यूमेंट को सेम लिखना पड़ेगा जब ये सेट होगा। सेट कमांड से हम आर्ग्यूमेंट को वैल्यू सेट कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स की। तो सेट करना में क्या, आर होस्ट की वैल्यू एक बैक स्पेस देके, सॉरी बैक नहीं, यहाँ पे हम स्पेस बार देके यहाँ पे हम आईपी टाइप करेंगे, उस किसकी करेंगे हम, टारगेट की। जो भी आपकी टारगेट मशीन है उसकी आईपी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है या आईपी यहाँ को टाइप करनी है आर होस्ट के अंदर, जिसको आप लोगों को सिस्टम एक्सेस लेना है उसकी आईपी टाइप करना है। एल होस्ट की नहीं देना है, एल होस्ट होती है लोकल मतलब खुद की, अटैकर की एल होस्ट में होता है, आर होस्ट में हमारे टारगेट की होती है। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक आईपी देता हूँ 196.1.1.1, ये मान लो मेरी आर होस्ट की आईपी ने आप मैंने एंटर कर दी तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये सिलेक्ट हुई है नहीं, इसको देखने के लिए सिंपली आप ऑप्शंस कमांड का ही यूज़ कर सकते हो। यहाँ सिलेक्ट कर हो जाएगा। तो हम वापस चलते हैं, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो ये ऑप्शन भी हमने रिक्वायर्ड था, ये हमने सेट कर दिया। तो ये आर पोर्ट, ये जो है आर पोर्ट देख रहे हो आप लोग, ये भी पहले सेट है, यस देना है। नो वाले ऑप्शंस को आपको देखना भी नहीं है क्योंकि ये इसकी रिक्वायर्ड नहीं है इस एक्सप्लॉइट को रन करने के लिए, ये कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे एडमिन यस है। और बाकी सारी वैल्यूज हमारी पहले से ही सेट हैं, सिर्फ हमें आर होस्ट को सेट करना था। देन इसके बाद सारी सब कुछ रिक्वायर्ड वैल्यूज आपको सेट करने के बाद एल होस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी टारगेट आईपी है, टारगेट नहीं सॉरी पब्लिक मतलब मेरी लोकल होस्ट आईपी ये है, मतलब अटैकर की, और ये अटैकर का पोर्ट सिंपली लिसनिंग के लिए यूज़ होगा। देन इसके बाद आप लोगों को अगर ये वल्नरेबिलिटी होगी देन सिंपली आप रन कमांड का भी यूज़ कर सकते हो या सिंपली एक्सप्लॉइट कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। इस कमांड को यूज़ कर सकते हो एक्सप्लॉइट करने के लिए। देन एंटर जैसे ही दबाओगे, ये अगर वल्नरेबिलिटी होगी तो ये देख सकते हैं टीसीपी हैंडलर स्टार्ट हो चुका है, अगर होगी तो ये रन कर देगा वरना नहीं होगा। तो मेरे में तो ये कोई वल्नरेबिलिटी है नहीं, मैंने ये फेक आईपी दी है। तो इसका मैं एक छोटा सा डेमो देता हूँ। एक मशीन है, यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन टाइम आउट आ गया क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है ही नहीं, ये मेरे विंडोज सिस्टम की आईपी है ही नहीं। तो सिंपली अब मैं इस एक ट्राइहेक्मी की मशीन है ब्लू, जहाँ पे ये एटर्नल ब्लू नाम की यहाँ पे वल्नरेबिलिटी को मतलब एक्सप्लॉइट करने की देता है हमें सुविधा, वहाँ से हम इसको एक्सप्लॉइट को आप लोगों को यूज़ करके बताते हैं। ट्राइहेक्मी की वेबसाइट पे है जहाँ पे मैं ब्लू जो एक मशीन है, विंडोज़ मशीन है, जिस पे मैंने आप लोगों को जो एटर्नल ब्लू नाम की वल्नरेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं इतनी देर से, इस विंडोज़ मशीन में ये वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है जिसको मैं एक्सप्लॉइट करके बताऊँगा। ये मैं ट्राइहेक्मी की मशीन पे कर रहा हूँ जो बिल्कुल फ्री है, जहाँ से आप लोग भी अपनी जो एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पे इस मशीन की हमें आईपी मिल चुकी है। तो इनकी मशीन से कनेक्ट करने के लिए और इनकी मशीन को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को इनके नेटवर्क से यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा, नेटवर्क को इनको एक्सेस करना पड़ेगा, नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा। जो मैंने आप लोगों को पहले जो CTFs वाली वीडियोस में बताया सब कुछ है, वो आप लोगों को आई बटन में लिंक मिल जाएगी। और यदि ओपन VPN से रिलेटेड कोई एरर आ रहा है तो मैंने फिर बिल्कुल करंट में ही कोई एक नई वीडियो डाली थी, इससे पहले ही वाली वीडियो, उसमें आप लोग देख सकते हो कि कैसे मतलब ओपन VPN से रिलेटेड जो भी एरर्स या फिर कोई भी इशू आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ट्राइहेक्मी की मशीन से कनेक्ट कर लिया है, सब कुछ कर लिया। यहाँ देख सकते हैं ओपन VPN से मैं कनेक्टेड आ रहा है। तो सिंपली हम चलते हैं ट्राइहेक्मी मशीन पर और इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके स्टार्ट कर लिया है क्योंकि मेरा जो मेटास्प्लॉइट है वो बंद हो गया था। तो सबसे पहले अगर आप लोग कभी भी ऐसे मशीन्स को सॉल्व करो अपने टबैक एप्लीकेशन या फिर किसी भी मशीन मतलब डेस्कटॉप की मदद से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कनेक्ट करने के बाद आप लोग पिंग कमांड का यूज़ ज़रूर किया करो, पिंग, और यहाँ पे मैं टारगेट की आईपी दूंगा, एंटर। अगर इसका रिस्पॉन्स आएगा तो आप लोग समझ जाओ कि आप लोग उनके नेटवर्क से कनेक्ट के साथ साथ उस मशीन से भी कनेक्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है उस मशीन से, मतलब इस मशीन से मैं कनेक्ट हूँ, मेरी सब कुछ वर्किंग में सक्सेसफुल है, सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले आप लोग बता दूँ कि मुझे कैसे पता कि उस जो ब्लू मशीन है मतलब ट्राइहेक्मी की, उसमें ये वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है। तो मैंने जो है पहले से ही उस मतलब मशीन को पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है, इसलिए मुझे सब पता है कैसे वहाँ पे विंडोज़ की वल्नरेबिलिटी है वहाँ पे, इसलिए मुझे पता है। बट बस वैसे तो उस CTF में सब कुछ मेंशन किया हुआ है पहले से ही कि उसमें ये टाइप की वल्नरेबिलिटी आप लोगों को ये मिलेगा। बट मान लो एक ऐसी नॉर्मल मशीन मिले आपको
तो उसको कैसे करोगे, आप लोगों को कैसे पता चलेगा इसमें कौन सी वल्नरेबिलिटी है? उसके लिए आप लोगों को एक मेथडोलॉजी आप लोगों को यूज़ करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहले फुटप्रिंटिंग। उस फुटप्रिंटिंग का यूज़ नहीं आता है इसमें, क्योंकि फुटप्रिंटिंग तो हम लोग नॉर्मल जो फिजिकल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। सेकंड आती है एक्टिव स्कैनिंग करना पड़ेगा आप लोगों को, उनके ओपन बोर्ड्स एंड सर्विसेज कौन सी रन कर रही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रन कर रहा है, वल्नरेबिलिटी स्क्रिप्ट्स को रन करना पड़ेगा, कौन सी वल्नरेबिलिटी है या नहीं। नॉर्मल आप लोग वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग जो है उसको करोगे तो उससे पता चल जाएगा। इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। सिंपली मैं डायरेक्ट आप लोगों को सब कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है पहले से ही इस मशीन के बारे में। तो मैं फिर से यहाँ पे एटर्नल ब्लू टाइप कर देता हूँ, जिससे हमारा एक्सप्लॉइट आ जाए। यूज़ करूँगा मैं 0। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना मॉड्यूल जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना है। तो हमारे ऑप्शंस पे चलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले थोड़ी देर पहले ही बताया था क्या क्या सेट करना है। सिंपली हमें सिर्फ आर होस्ट को सेट करना है, जिससे मैं कर देता हूँ सेट कमांड। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे आर होस्ट और देन सेंड सिंपली IP यहाँ पे टाइप कर देनी है टारगेट की, देन एंटर। तो इसमें यदि ये वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है तो ये एक्सप्लॉइट कर देगा। कैसे? मैं यहाँ पर रन कमांड का यूज़ करूँगा। सिंपली सब कुछ सेट है, यहाँ पे सिंपली हमको रन करना है, रन। तो हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टारगेट OS विंडोज 7 प्रोफेशनल, ये हमें टारगेट की विंडोज़ का सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन सा विंडोज़ रन कर रहा है, उसका वर्जन, सर्विस पैक, अनेबल टू फाइंड एक्सेसिबल नेम पाइप्ड, ये कुछ एरर आ रहा है। इसको होने देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। से सॉरी बोलना चाहूँगा, मुझसे एक गलती हो गई है, मतलब एक्सप्लॉइट पहचानने में। तो जो हमने एक्सप्लॉइट यूज़ कर रहे थे ये वाला, ये जो एक्सप्लॉइट यूज़ कर रहा है ये नहीं है, ये दूसरा एक्सप्लॉइट है। ये P6X के लिए एक्सप्लॉइट है, ये वाली सर्विस के लिए एक्सप्लॉइट है। बट हमें एटर्नल ब्लू इसके लिए चाहिए, MS17010, ये वल्नरेबिलिटी इसके लिए, विंडोज़ के लिए सिंपली। तो इसको यूज़ करेंगे हम। मुझसे गलती हो गई, आप लोग उसको यूज़ ना करके इसको यूज़ करना। यूज़ 0 करूँगा फिर से। तो इसको सर्च करने के लिए सिंपली आप लोगों को ये कमांड ये डाल देना बस, सर्च MS17010, ये CV नंबर है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस मैंने ये जो मॉड्यूल है वो गलत सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद सिंपली आपको सेट पेलोड, ये आप लोगों को पेलोड है, आप लोगों को ट्रैकमिंग वेबसाइट पे और उसी ब्लू वाले मशीन पे मिल जाएगा, यही वाला आपको यूज़ करना है। देन सिंपली इसके बाद आप लोगों को IP दे देनी है। यहाँ पे मैं सेट करता हूँ IP जो मैंने पहले दी थी, ये है IP। देन एंटर, देन सिंपली रन कमांड करूँगा। इस बार ये सक्सेसफुली वर्क करेगा, तो होने देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वर्क कर गया है सक्सेसफुली। होस्ट इज़ लाइकली वर्नेबल, तो हमारा सब कुछ ये ऑटोमेटिक कर देगा। इसकी सबसे खास बात ये है जी, सब कुछ ऑटोमेटिक कर देता है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सिंपली सिर्फ हमें वैल्यूज़ पर देनी पड़ती है। देख रहे हो सी विंडोज़ सिस्टम 32, यहाँ पे हमने उस विंडोज़ सिस्टम का एक्सेस ले लिया है अपने एंड्रॉयड मोबाइल की मदद से। जो मैं ट्रायकमी की जो ब्लू मशीन थी उसका एक्सेस आप देख सकते हो मिल चुका है मुझे। देन यहाँ पे मैं ID करता हूँ, ID कमांड who am I करूँ सिंपली। who am I तो ये लिनक्स की कमांड है, विंडोज़ की नहीं है। तो सिंपली मैं ID करता हूँ, तो ID कमांड भी यहाँ पे वर्क नहीं करता है। और कमांड dir, ये डायरेक्ट लिस्ट कर देगा कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टरी देख सकते हैं, विंडोज़ कमांड की लिस्ट कर दी है इसने इतनी सारी। ये सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर है, जहाँ पे सिस्टम की सारी फोल्डर्स और फाइल्स यहाँ पे होती हैं, मतलब इंपॉर्टेंस पे क्लियर करता हूँ जिससे आपको और अच्छे से दिखे। क्लियर कमांड भी यहाँ पे नहीं करेगा, ये इन वेरिएबल को बंद मतलब यूज़ करने नहीं दिया होगा। इसके बाद और हेल्प कमांड्स का यूज़ करते हो, यहाँ पे हेल्प कर सकते हो। हेल्प कमांड वर्क करती है क्या? यहाँ पे हेल्प कमांड वर्क कर रही है ये वाली टाइप में, बट ये कुछ अच्छे से नहीं कर रही। सेशन बैकग्राउंड ये तो विंडोज़ की बता रही है। देन एंटर करता हूँ, ओके। तो वापस हम आएंगे यहाँ पे, तो CD और यहाँ पे हम चलते हैं CD हो C, यहाँ पे हम चलते हैं CDC फोल्डर पे, जिसको हम जानते हैं होता है। यहाँ पे नहीं जा रहा है CD बैक, ये वाली कमांड भी चलती है क्या? ओके, ये वाली कमांड चली। dir करेंगे हम। तो यहाँ पे हम बैक आ चुके हैं। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ मिल रही है, ये देख सकते हो आप लोग। तो ऐसे मैंने आप लोग सिंपली बताया कैसे आप लोग सिस्टम का एक्सेस ले सकते हो अगर कोई वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है। और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, कैसे हम ऑटोमेटिक एक्सप्लॉइट और टूल्स की मदद से इसको सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम का एक्सेस गेन ले सकते हैं। तो मैं सिंपली मेटास्प्लॉइट की पावर बताई आपको, सिंपली कुछ मैंने बहुत कम बताया आप लोगों को कि कैसे यूज़ करना है। सिंपली ये बहुत आसान है इसको यूज़ करना, और जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे CLS कमांड यूज़ होती है यहाँ पे, सिंपली क्लियर नहीं CLS, बट CLS भी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है, देख सकते हैं। तो बस इतना ही बताना था मुझे। यहाँ पे करूँ मैं sys info, ये कमांड जिससे हम सिस्टम की इन्फो मिल जाएगी।
सिस इन्फो कमांड टाइप करता हूँ, एंटर। तो यहाँ पे कोई कमांड वर्क नहीं करी। गेट सिस्टम इन्फो, गेट सिस्टम इन्फो, गेट सिस्टम इन्फो, कोई भी कमांड यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है। शायद मैं कमांड ही गलत दे रहा हूँ। बट ऐसे आप लोग अलग अलग कमांड, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करो और ऐसे आप लोग मेटास्प्लॉइट को एक्सप्लोर करो और इसका यूज़ करो। मैंने सिर्फ कुछ ही टर्म्स और कुछ ही आप लोगों को मतलब कमांड्स बताई हैं। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, आने वाली वीडियोस में और अच्छे से बताऊंगा, अलग अलग टेक्निक्स और टूल्स वगैरह या फिर अलग अलग कमांड्स बताऊंगा। और भी हैं जैसे इसको, जैसे अब इस जो एक चीज़ और बता देता हूँ जाने से पहले। मान लो इस सेशन को आपको बैकग्राउंड करना है और मेटास्प्लॉइट का वापस यूज़ लेना है, तो कंट्रोल और जेड कमांड का यूज़ करोगे आप लोग। तो ये सेशन जो है, मतलब ये जो टर्मिनल आप लोग को दिख रहा है, ये सेशन बैकग्राउंड में चल जाएगा। ये सिर्फ आपसे पूछ रहा है बैकग्राउंड में डालना है या नहीं, मुझे यस करना है, डालना है, तो ये बैकग्राउंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप जब टाइप करोगे सेशंस, तो यहाँ पे आप लोगों को बैकग्राउंड में सेशंस की आप लोगों को ये मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। एक एक्टिव सेशन है जो बैकग्राउंड में दिया गया है। वापस इस सेशन पे जाने के लिए एक कमांड है सेशंस -i इंटरैक्टिव। ये इंटरैक्टिव के लिए यूज़ करता है और सेशन आईडी दे दोगे आप 1, तो ये वापस आप लोग सेशन पे पहुंच जाओगे। देख सकते हैं इंटरैक्टिंग विद 1। तो ऐसे ही कुछ कमांड्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हो। मैंने सिंपली आप लोगों को मेटास्प्लॉइट का एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। मैंने यहाँ पे सिंपल आप लोगों को ओवरव्यू दिया है, एक छोटा सा रिव्यू दिया है, छोटा सा ओवरव्यू दिया है, यो भी समझ लो आप लोग मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को कैसे यूज़ करना है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। ऐसे ही मतलब आप लोगों को ये तो मैंने बस छोटी सी चीज़ें बताई हैं, बहुत कम बताया है मेटास्प्लॉइट बारे में। मेटास्प्लॉइट बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। और मुझे भी एक वीडियो में नहीं समझा सकता, मैं कई वीडियोज़ बनाऊँगा इसके लिए, एक सीरीज़ पूरी बनाऊँगा जिसमें मैं जितना मेटास्प्लॉइट के बारे में जानता हूँ सब कुछ आपको बताऊँगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।